हमारी कहानी का आगाज़ होता है सितंबर 4, 1929 से, जब यूएसए की स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाती है। अब यूएसए की स्टॉक मार्केट के क्रैश होने की वजह से लोगों की ज़िंदगी जो तमाम जमा पूंजी थी वो सारी डूब जाती है। और ये स्टॉक मार्केट क्रैश सिर्फ यूएसए तक ही नहीं रहता, एक एक करके सारी दुनिया की स्टॉक मार्केट्स क्रैश करने लग जाती हैं और इसको द ग्रेट डिप्रेशन बोला जाता है। अब द ग्रेट डिप्रेशन की वजह से दुनिया की जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। सिर्फ यूएसए में अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स उस टाइम पे 23% जो है वो बढ़ गए थे 1929 में। और 1932 तक ग्लोबल जीडीपी, जो सारी दुनिया की जीडीपी होती है, वो 15% गिर चुकी थी। अब इसी सब के दौरान 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 का आगाज़ हो जाता है। और वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से दुनिया की तमाम कंट्रीज़ को और ज़्यादा इकनॉमिक डिस्पैरिटी यानी और ज़्यादा इकनॉमिक डाउनफॉल देखने को नज़र आती है। फिर 1944 में ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है, जिसमें 44 कंट्रीज़ ये डिसाइड करती हैं कि एक इंटरनेशनल मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाएगी जो सारी दुनिया की फंडिंग को जो है वो मॉनिटर करेगी और दुनिया की इकॉनमी को लिक्विडिफाई करेगी। अब इस ऑर्गेनाइजेशन को बोला जाता है द IMF या द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब IMF क्या बना है, इस बात को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें IMF की ऑफिशियल साइट पे जाना पड़ता है, जिधर वो लिखते हैं कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF is an organization of 190 countries working to foster global monetary cooperation, secure financial stability, facilitate international trade, promote high employment and sustainable economic growth, and reduce poverty around the world. आई नो कुछ ज़्यादा ही अंग्रेज़ी हो गई है और सारा कुछ सर के ऊपर से जा रहा है, इसलिए मैं आसान अल्फाज में समझा देता हूँ कि IMF बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अपनी मेंबर कंट्रीज़ की इकनॉमिक ग्रोथ को मॉनिटर करता है। उनको अगर लोन्स की ज़रूरत हो तो उनको लोन्स देता है। उसके बाद उनको अगर कोई पॉलिसी चेंजिंग की ज़रूरत हो तो उनको पॉलिसी चेंजिंग में हेल्प करता है। और इसी तरह दुनिया की जो तमाम इकनॉमिक ग्रोथ है और कंट्रीज़ की इकनॉमिक ग्रोथ है उसको लिक्विडिफाई रखता है ताकि कोई कंट्री डिफ़ॉल्ट होने से बच जाए। अभी तक एक बहुत बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या IMF ये काम करता भी है या नहीं। तो इस बात के बारे में मुख्तलिफ इकोनॉमिस्ट के मुख्तलिफ जवाब। जहाँ जहाँ मैं IMF गया है वहाँ वहाँ तबाही आई है हमारे सामने। कुछ कहते हैं कि IMF जो है वो अपना काम बिल्कुल ठीक करता है और वो हर तरीके से कंट्रीज़ को जो है वो हेल्प करता है, वाइल अदर इकोनॉमिस्ट थिंक कि IMF बिल्कुल अपना काम ठीक नहीं करता और वो पुअर कंट्रीज़ को और पुअर करता जाता है। हमारे पास अगर IMF की सक्सेस स्टोरीज़ की एग्जांपल लें तो हमारे पास ग्लोबल क्राइसिस, अगर हम कोई भी ग्लोबल क्राइसिस, बेशक रिसेंट ग्लोबल क्राइसिस देख लें हम अपने कोविड-19 का, तो उसमें IMF ने कंट्रीज़ की जो पुअर कंट्रीज़ की उनकी कुछ ज़्यादा हेल्प की है। और फिर अगर हम साउथ कोरिया को देखें तो IMF ने साउथ कोरिया को भी इकनॉमिकली स्टेबल किया है। मगर ऑन दी अदर साइड अगर हम ये बात देखें कि IMF ने अफ्रीका की कंट्रीज़ को कितना डेप्थ में डाल दिया है, तो भी गलत नहीं होगी कि उनको लोन्स दे 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 के उनको इस तरह जो है वो डेप्थ कैप्चर कर लिया कि अब वो वहाँ से निकल ही नहीं सकते। तो अगर मैं ये बात करूँ कि IMF एक बहुत ही ज़्यादा मुतनाज़ा इदारा है यानी कंट्रोवर्शियल इदारा है, तो ये बात गलत ना होगी। अच्छा जानी सुन, IMF पे वीडियो बना रहे ना? हाँ जी, क्यों यार? एक काम करें, ये भी बता दी काम शाम किस तरह करता है वो यार, कसम से सब कुछ पल्ले की, मतलब सब कुछ सर के ऊपर से ही गुजर रहा है यार। अच्छा, तो IMF वर्ड्स ऑन SDRs, फुल फॉर्म स्टैंडर्ड ड्राइंग राइट्स। अब नहीं पता SDRs क्या हैं भाई? किस लिए यार, मैं समझाता हूँ। बेसिकली SDRs आर इंटरेस्ट बेरिंग इंटरनेशनल रिजर्व्स एसेट्स। और ये इस बात का ख्याल रखा जाए कि SDRs सिर्फ IMF, उसकी मेंबर कंट्रीज़ और चंद रजिस्टर्ड इदारे जिनको डेजिग्नेटेड ओनर्स बोला जाता है वो रख सकते हैं। मैं पहले ही एक बात क्लियर कर दूं कि SDRs कोई करेंसी नहीं है। उसके बाद बात आती है कि किस मुल्क को कितना SDR शेयर देना है। इस बात का फैसला SDR कोटा से होता है और SDR कोटा का इंतखाब इस बात से होता है कि इस मुल्क का साइज़ यानी रकबा कितना है और इस मुल्क की इकनॉमिक कंडीशन यानी इक्तसादी हालात कैसे हैं। अब इन SDRs की वजह से हर मेंबर के पास ये हक होता है कि वो सिर्फ SDRs को फ्रीली यूजेबल करेंसीज के बदले में ट्रेड कर सकता है। फ्रीली यूजेबल करेंसीज को अगर सिंपल तरह से एक्सप्लेन किया जाए तो IMF के पास कुछ ऐसी करेंसीज डिसाइडेड होती हैं जिनसे वो ट्रेडिंग कर सकते हैं, जिनको वो फ्रीली यूजेबल करेंसीज बोलते हैं। अब SDRs, हम फ्रीली यूजेबल करेंसी से ट्रेड तो हो सकते हैं, मगर इंसान के जहन में एक सवाल आता है कि SDRs जब कोई करेंसी नहीं है तो इनको रखने का फ़ायदा क्या होता है। तो बेसिकली होता कुछ यूँ है कि जब SDRs असाइन किए जाते हैं तो उस टाइम हर कंट्री की दो चीज़ें मुख्तस की जाती हैं, SDR एलोकेशंस और SDR होल्डिंग्स। मुख्तस करते वक्त ये दोनों सेम होती हैं। हर कंट्री को अपनी SDR होल्डिंग्स पे इंटरेस्ट रिसीव करना होता है और अपनी SDR एलोकेशंस पे इंटरेस्ट देना पड़ता है।
जब SDR होल्डिंग्स और एलोकेशन सेम होती हैं तो इंटरेस्ट बैलेंस आउट हो जाता है, मगर जब कंट्रीज़ को अपने SDRs फ्रीली यूजेबल करेंसीज के लिए ट्रेड करता है तो उसका फॉरेन रिजर्व यानी गैर मुल्की ज़ख़ीरा ज़्यादा हो जाता है, मगर उसके SDR होल्डिंग्स कम हो जाती हैं, जिसकी वजह से उस कंट्री को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। मगर जब कोई मुल्क फ्रीली यूजेबल करेंसीज यानी SDR के लिए ट्रेड करता है तो उसकी SDR होल्डिंग्स ज़्यादा हो जाती हैं, जिसकी वजह से उसको इंटरेस्ट रिसीव करना होता है। तो SDR की वैल्यू यही होती है कि उसको कोई भी मुल्क फ्रीली यूजेबल करेंसीज के लिए एक्सचेंज कर सकता है। इसी की वजह से IMF दुनिया की इकोनॉमी को लिक्विडिफाई कर सकता है। अब बात करते हैं IMF के टाइप्स ऑफ लोन्स के बारे में। तो टोटल टाइप्स ऑफ लोन्स जो IMF ऑफर करता है वो 10 हैं, विच आर स्टैंड बाय अरेंजमेंट्स जिनको हम SBA भी बोलते हैं, स्टैंड बाय क्रेडिट फैसिलिटी जिसको SCF भी बोलते हैं, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी EFF, एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी ECF, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट RIF, रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी RCF, फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन FCL, प्रिकॉशनरी एंड लिक्विडिटी लाइन PLL, कैस्ट्रोफोबिक कंटेनमेंट एंड रिलीफ ट्रस्ट CTRT एंड पॉलिसी एंड सपोर्ट इंस्ट्रूमेंट यानी PSI. Coming to Pakistan and IMF. Pakistan joined IMF on July 11th, 1950 under लियाकत अली खान. उस टाइम पाकिस्तान एक नया मुल्क था और पाकिस्तान के रिजर्व्स में इतने पैसे भी नहीं थे, तो पाकिस्तान की इकॉनमी डिफ़ॉल्ट होने पे जा रही थी। अगर आपको अब नहीं पता डिफ़ॉल्ट क्या होता है, तो बेसिकली डिफ़ॉल्ट इज़ कि जब एक कंट्री के पास उसके रिजर्व एसेट्स ख़त्म हो जाते हैं, उसके पास कोई पैसे नहीं रहते, उसके पास तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं होते, इन्वेस्टर्स अपना पैसा पुल आउट कर लेते हैं और मुल्क चलाने के लिए बिल्कुल कुछ भी नहीं रहता, वो कंट्री डिफ़ॉल्ट कहलाई जाती है। लकीली पाकिस्तान आज तक डिफ़ॉल्ट तो नहीं किया, मगर पाकिस्तान हैज़ बीन ऑन द वर्ज ऑफ डिफ़ॉल्ट मेनी टाइम्स। पाकिस्तान 22 बार IMF के पास जा चुका है और एट द मोमेंट पाकिस्तान का टोटल फॉरेन डेप्ट 50.5 ट्रिलियन रुपीज़ है, जिसमें से सिर्फ 7.4 बिलियन US डॉलर्स जो हैं वो IMF का लोन है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ आए तो वो चाहे जो भी हुकूमत हो, डिक्टेटरशिप हो या डेमोक्रेसी हो, हर हुकूमत IMF पे ही रिलाई करती रही है। अयूब खान पाकिस्तान को अपने दौरे हुकूमत में 3 मरतबा IMF के पास लेके गए एंड अ टोटल ऑफ 112 बिलियन डॉलर्स का लोन लिया। आते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो। अब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शायद IMF से कुछ ज़्यादा ही मोहब्बत थी कि वो अपने दौरे हुकूमत में 3 मरतबा IMF के पास गए और एट अ टोटल ऑफ 0.35 बिलियन डॉलर्स का कर्जा लिया। ज़िया ने भुट्टो की हुकूमत ख़त्म की और मुल्क में फिर से आमरीत यानी डिक्टेटरशिप आ गई, तो उस टाइम ज़ियाउल हक ने मुल्क का दिवालिया निकाल दिया। बेशक उस टाइम अफगान जिहाद की वजह से पाकिस्तान को सारी दुनिया से एड मिल रही थी, मगर उस टाइम भी ज़ियाउल हक पाकिस्तान को 3 मरतबा IMF के पास लेके गए एंड टोटल ऑफ 3.7 बिलियन डॉलर्स का लोन उन्होंने IMF से लिया। फिर आती है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद, जिन्होंने अपने दौरे हुकूमत में पाकिस्तान को 2 मरतबा IMF के पास लेके गई और टोटल ऑफ 0.97 बिलियन डॉलर्स का एड IMF से हासिल की। अब हैरत की बात यह है कि पाकिस्तान में ऐसा भी हुआ है कि एक निगरान हुकूमत यानी एक इंटर्न गवर्नमेंट भी IMF से लोन लेने गई थी। ये काम हुआ था मोइनुद्दीन कुरैशी की इंटर्न गवर्नमेंट में, जब वो IMF के पास गए और 0.317 बिलियन डॉलर्स का लोन उन्होंने IMF से हासिल किया। फिर आता है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का दूसरा दौरे हुकूमत, जिसमें वो IMF के पास 3 मरतबा गई और टोटल ऑफ 2.16 बिलियन डॉलर्स का लोन उन्होंने हासिल किया IMF से। और फिर हमारे पास आता है नवाज शरीफ साहब का दौरे हुकूमत, जो पाकिस्तान को IMF के पास 2 मरतबा लेके गए और उस टाइम उन्होंने IMF से 1.59 बिलियन डॉलर्स का लोन लिया। जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने नवाज शरीफ का तख्ता उल्टाया, उसके बाद वो अपने दौरे हुकूमत में 2 मरतबा IMF के पास गए और 2 मरतबा IMF के पास जाने के बाद कुल मिला के उन्होंने 2.09 बिलियन का IMF से लोन लिया। फिर आता है आसिफ अली जरदारी साहब का दौर। शायद आसिफ अली जरदारी और IMF की प्रेम कहानी कुछ ज़्यादा ही यूनिक थी कि उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में 10 बिलियन डॉलर का IMF से लोन लिया। उसके बाद आता है फिर से नवाज शरीफ साहब का दौरे हुकूमत, जिसमें उन्होंने IMF से 6.1 बिलियन डॉलर का लोन लिया, मगर उसको रीस्केड्यूल करवा के उन्होंने 10 बिलियन डॉलर्स करवा दिया था। अगर हम अपनी मौजूदा हुकूमत यानी इमरान खान की हुकूमत की बात करें तो नॉट कन्फर्म्ड वैल्यूज़, बट हमने अभी तक 6 से 9 बिलियन डॉलर्स के दरमियान जो है वो कर्जा हम IMF से इस दौरे हुकूमत में भी ले चुके हैं।
अगर हम स्टैट्स की बात करें तो अभी तक पाकिस्तान ने जो है वो SDR 13.79 बिलियन डॉलर्स जो है वो IMF से कैश आउट करवा ली हैं। और हम उसके बाद और डीप स्टैट्स में जाएं तो हमें पता लगता है कि 47% ऑफ जो लोन है वो हमारे PPP गवर्नमेंट ने लिए, 35% ऑफ लोन जो है वो हमारी PMLN गवर्नमेंट ने लिए, और आखिर में जो 18% बच जाता है वो हमारे डिक्टेटर्स ने लिए। अगर हम रीसेंट सिनेरियो की बात करें तो पाकिस्तान IMF के पास फिर से गया और उसने 6 बिलियन डॉलर्स का बेल आउट जो है वो अप्रूव करवा लिया। अब इस 6 मिलियन डॉलर्स के बेल आउट की कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो बहुत ही सीवियर हैं। एक तो पाकिस्तान में फिर से एक महंगाई की लहर आ जाएगी। उसके बाद IMF ने पाकिस्तान से ये बात अप्रूव करवा ली है कि पाकिस्तान अब जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसको एक इंडिपेंडेंट यानी खुद मुख्तार इदारा बना देगा। ये टॉपिक फॉर अनदर डे है जिसमें हम बाद में कभी गुफ्तगू करेंगे। जाते जाते लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दिस इज सैयद अब्दुल राफे, ओवर एंड आउट।